नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट अभिनव कदम आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके ज़रिए आप जो संपत्ति में फ्लैट में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अंत तक देखिए। आप फ्लैट खरीदते समय या अपना प्रॉपर्टी प्लॉट खरीदते समय बहुत सारा निवेश करते हैं और वो कभी-कभी करोड़ों में होता है। तो ये वो करोड़ों में निवेश करने से पहले अगर ये आप 30 मिनट का वीडियो देखेंगे, तो आप बहुत सारे खतरों से बचेंगे और ये वीडियो आप अंत तक देखना, लाइक और सब्सक्राइब करना, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में हर एक का सपना होता है कि हम जमीन या फ्लैट का मालिक बने। लेकिन ये जो हम निवेश करते हैं, इसमें हमारी मेहनत और भविष्य की सुरक्षा भी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सपने का पूरे करने के लिए बहुत अनदेखे जोखिम भी आ सकते हैं? एक छोटी सी कानूनी गलती या जानकारी का अभाव आपकी जीवन भर की पूंजी को खतरे में डाल सकता है। तो आज हम इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब जानेंगे कि अपनी संपत्ति को कानूनी रूप से कैसे सुरक्षित किया जाए। दोस्तों, जब कभी भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका टाइटल सर्च रिपोर्ट, उसका क्लियर लीगल रिपोर्ट होना जरूरी है। तो वो रिपोर्ट जरूरी नहीं कि एडवोकेट के पास ही जाके आपको देखना है। आप खुद भी बहुत सारे वीडियो में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप खुद जाकर वो टाइटल क्लियरेंस देख सकते हैं। वो कौन से लिंक्स आपको वहां पे जाके देखना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। अंत में मैं आपको प्रैक्टिकली वो लिंक्स भी आपके साथ इस प्रेजेंटेशन के जरिए शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जरूर देखिए कि आप संपत्ति में आपका निवेश करने से पहले कौन सी खबरदारियां लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आखिरकार ये टाइटल सर्च रिपोर्ट होता क्या है? तो यहाँ पे हम स्लाइड में देखेंगे कि हर किसी का एक सपना होता है कि अपनी छत हो, एक छोटी सी चूक, जीवन भर की कमाई पर जोखिम, धोखाधड़ी, कानूनी विवाद और छिपे हुए कर्ज। आज का सवाल क्या है कि अपने निवेश को 100% सुरक्षित कैसे बनाए। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टाइटल रिपोर्ट जो है, ये क्यों जरूरी है। ये तो सवाल आपको पहले ही आ गया होगा कि क्यों ये टाइटल रिपोर्ट एडवोकेट से लेना जरूरी होता है। तो कानूनी जोखिमों से बचाव करता है। इसमें छिपे हुए दावे हो, धोखाधड़ी और वारिसों के विवादों को उजागर करता है। मालिकाना हक की पुष्टि करता है, सुनिश्चित करता है कि विक्रेता ही असली मालिक है। और बैंक लोन के लिए भी ये सर्च रिपोर्ट अनिवार्य है, क्योंकि बैंक भी बिना क्लियर टाइटल के होम लोन नहीं दे सकता है। यह जान के आपका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित हो, इसलिए ये टाइटल सर्च रिपोर्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसमें हम पहले इस वीडियो के जरिए वेरियस स्टेजेस देखेंगे, ये टाइटल सर्च रिपोर्ट कैसे रिसर्च करना है और कैसे बनाना है। तो उसमें चार प्रारंभिक महत्वपूर्ण चरण है। उसमें इनिशियल रिसर्च हम बोलते हैं, प्रारंभिक शोध होता है। इसके बाद दस्तावेजों की समीक्षा करते हैं हम, डॉक्यूमेंट्स जो भी आप देते हैं, एग्रीमेंट टू सेल हो, गिफ्ट डीड हो, और पुराने 30 साल के म्यूटेशन एंट्रीज, जैसे कि जिसे कि हम फेरफार बोलते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड बोलते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स को हम रिव्यू करते हैं, दस्तावेजों की समीक्षा करते हैं। उसके बाद उसमें बाधाओं की जांच करते हैं, इनकम्बरेंस चेक इसे बोला जाता है लीगल टर्मिनोलॉजी में। तो जो कोई भी बाधाएं है, वेदर दैट इट्स प्रॉपर्टी इज प्रॉपर टू बाय, ये हम देखेंगे। और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट रेडी किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम पहले देखते हैं कि चरण एक में हम क्या देखते हैं सर्च रिपोर्ट के मामले में। तो उसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी मालूम होनी चाहिए, जैसे कि सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो, हायरार्किकल आपका जो भी पार्टीशन डीड हो। और इसके लिए आपको पहले प्रारंभिक जानकारी, जो का अभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कौन सा भी फ्लैट है या प्रॉपर्टी है इसमें,
तो उसके लिए प्रारंभिक जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। अभी ये प्रारंभिक जानकारी में क्या क्या आता है, तो उसके लिए आपको सर्वे नंबर, सीटीएस नंबर, जिसे हम सिटी सर्वे नंबर बोलते हैं, इंडेक्स टू होता है किसी भी प्रॉपर्टी का आप जब खरीदते हैं, और 7/12 उतारा, ये आपको देखना चाहिए। फिर हमें स्वामित्व की श्रृंखला, जिसे चेन ऑफ टाइटल बोलते हैं, उसकी जांच करनी है। तो अब चेन ऑफ टाइटल में क्या क्या हम जांच करते हैं, तो पुराने विक्रिय पत्र, जैसे पुराने सेल डीड्स हो, उसके बाद विभाजन पत्र, पार्टीशन डीड्स हो, उपहार पत्र जिसे गिफ्ट डीड्स बोलते हैं, और पंजीकरण कार्यालय एसआरओ में जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स हमें अवेलेबल होते हैं, वो सब हम डॉक्यूमेंट्स पहले इकट्ठा करते हैं, और फिर इसके बाद सेकंड स्टेज में हम एनालाइज करते हैं। अभी दोस्तों, ये चरण एक और दो पूरा होने के बाद हम चरण प्रक्रिया के 30 पर आते हैं। उसमें हम इनकम्बरेंस चेक करते हैं कि इनकम्बरेंस क्या होता है, कि आपकी संपत्ति पर कोई बोझ नहीं है क्या, बोझ है क्या। जैसे कि कभी कभी कुछ प्रॉपर्टी पर लोन्स होता है बहुत सारे बैंक का, और फिर उसके ऊपर चार्ज रखा जाता है, और जब हम कभी भी परचेस करते हैं और वो चार्ज हम खत्म नहीं करते, तो हमें आगे जाके दिक्कत आती है। बैंक उस अगर हमको बेचना है तो बैंक एनओसी नहीं देती। इसके लिए क्या आपके संपत्ति पर कोई बोझ है क्या, कोई बाधा है क्या, ये जांचना बहुत जरूरी है। उसके बाद बकाया ऋण या किसी को मॉर्गेज गिरवी रखा है क्या, किसी प्राइवेट पार्टी, एनबीएफसी हो, नेशनलाइज्ड बैंक हो। और उसके बाद हमें देखना है कि लंबित अदाकाली मुकदमे, जैसे कि पेंडिंग लिटिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी दोस्तों हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेटस को ऑर्डर्स रहते हैं, ये हमें मालूम नहीं होता है, और फिर भी बेचने वाला हमसे धोखाधड़ी करके हमें बेचता है। इसलिए इसका प्रॉपर लिटिगेशन सर्च, ये ई कोर्ट्स वेबसाइट्स हो या कोर्ट में जाकर खुद रिसर्च करना हो, ये सब देख के आपको ये चेक करना है कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई पेंडिंग लिटिगेशंस है भी या नहीं। और इसके बावजूद एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपको सर्च लेते टाइम ध्यान में रखना चाहिए कि बकाया संपत्ति कर, अनपेड टैक्सेस है क्या। कभी कभी म्यूनिसिपल टैक्सेस अर्लियर परचेसर ने और जो सेलर होता है आपको बेचने वाला, उसने पेड नहीं किए होते। कभी कभी रास्ते के अधिकार होते हैं, इजमेंट राइट्स उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इस सब की जानकारी आपको लेना है, बाद में आपको सर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। अभी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो हो गया आपको बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बावजूद हर कोई जो सिटी है उसमें प्लानिंग अथॉरिटीज रहती है, जैसे पूना में पीएमआरडीए हो, बॉम्बे में सिडको हो, और एमएमआरडीए हो। उसके कुछ डेवलपमेंट प्लान्स रहते हैं। उस डेवलपमेंट प्लान्स में हर कोई लैंड रिजर्वेशन मौजूदा उसमें प्रॉपरली डेवलपमेंट प्लान्स में मेंशन किया होता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल होगा, यहाँ पे स्कूल होगा। ये सब डेवलपमेंट प्लान यूडीसीपीआर के नए नए रूल्स के अनुसार प्रिपेयर किए जाते हैं। दोस्तों, जब हम कोई भी ओपन प्लॉट खरीदते हैं, तो ये प्लान भी हमें प्लानिंग अथॉरिटी से निकाल कर देखने चाहिए कि वेदर आवर लैंड इज नॉट रिजर्व। उसके बावजूद कभी कभी लैंड एक्विजिशन अथॉरिटीज के लैंड एक्वायर्ड की जाती है, कभी कभी इंडस्ट्रियल जोन होता है। तो दोस्तों, ये प्लानिंग अथॉरिटी का अगर हम अर्जी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कौन से जोन में आता है। ये इंडस्ट्रियल जोन में प्लॉट है, ये रेसिडेंशियल जोन में प्लॉट है। ये हमें जोन सर्टिफिकेट का भी वेरिफिकेशन टाइटल रिपोर्ट बनाते टाइम याद और ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके बावजूद कौन सी समस्याएं आती है टाइटल सर्च रिपोर्ट में पाने जाने वाली आम समस्याएं कौन सी है, तो जैसे कि बिल्डर या पिछले मालिकों द्वारा लिया गया कर्ज, सीमा विवाद, बाउंड्री डिस्प्यूट भी ओपन प्लॉट्स में बहुत जगह हमें पाए जाते हैं। इसलिए हमें डीएसएलआर का प्रॉपर बाउंड्री मैप होना चाहिए, जिसे हम सी कॉपी बोलते हैं, वो भी हमारे साथ होना चाहिए कोई सा भी प्लॉट खरीदने से पहले। और पड़ोसियों के साथ जमीन की सीमा का झगड़ा जो भी है, पेंडिंग है, उसे भी देखना चाहिए कि एक्चुअल सीमा विवाद क्या है। कभी कभी अन रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि वो रजिस्टर नहीं होते, लेकिन
हमारा पोजीशन के लिए प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो हमारे पूरे सौदे के जो रजिस्टर नहीं हुए डॉक्यूमेंट्स है वो भी इम्पोर्टेंस है, वो भी देखने चाहिए। और हेयरशिप क्लेंस कि वेदर आपको जमीन बेचने वाले सभी सेलर्स के हेयर्स का सम्मति है क्या। नहीं तो कभी कभी एक आध सिस्टर होती है, एक आध भाई होता है, वो अचानक से सामने आता है और एक जो अनडिक्लेयर अघोषित वारस उसका लीगल सर्टिफिकेट हेयरशिप में नाम नहीं डाला जाता है और हमसे फ्रॉड धोखाधड़ी करके हमें बेच दिया जाता है। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि सब हेयरशिप सर्टिफिकेट सब अ, भाई बहनों का वहाँ पे कंसेंट है क्या। इसलिए जानकारी ही बचाव है, या ये आपको याद रखना है। अभी कभी कभी क्या होता है कि ये तो हो गई बात कि हमने बहुत सारे जगह पर सर्च किया और हमें ये प्रॉब्लम्स आ गए। सिर्फ प्रॉब्लम्स आने से आप प्रॉपर्टी खरीद लेना रुक सकते हैं क्या? तो नहीं, इसके लिए कुछ सुलह सॉल्व प्रॉब्लम्स भी करने के लिए जिम्मेदारी हमारी है। हमें वो प्रॉब्लम्स का समाधान भी ढूंढना है। तो वो समाधान क्या हो सकता है कि बकाया ऋण जो है, तो हम विक्रेता को बता सकते हैं कि आप हमें नो ड्यूज सर्टिफिकेट्स प्राप्त करके दें। कभी कभी कुछ डीड में कुछ कमियां रहती है तो हम करेक्शन डीड भी कर सकते हैं। और कभी कभी कुछ विवाद हो तो बातचीत या कानूनी माध्यम से भी उसका निपटारा कर सकते हैं। और टाइटल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। देखो, अभी महाराष्ट्र के लिए हम बोलेंगे तो हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है कि महाराष्ट्र में संपत्ति जांच करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। जो कृषि भूमि, अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड लेना चाहते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, फ्लैट परचेस करना चाहते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट, और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड परचेस करना चाहते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले प्राइमा फेसी कंसिडर करना बहुत जरूरी है। आप जब कभी भी अपना लाखों का निवेश करते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप अच्छी और जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को आगे जाके बहुत सारा वैल्यूएशन मिले, ये कंसिडर करते हुए ही हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम फ्लैट परचेस करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी कार्ड आपको देखना चाहिए, इंडेक्स टू देखना चाहिए, सेल डीड्स अर्लियर देखने चाहिए, 40 साल के पोजीशन देखना चाहिए, और ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये स्पेसिफिकली फ्लैट के लिए। ये हमें कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि यानी लैंड और नॉन एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल लैंड के लिए ये ओसी सीसी इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों, जब कभी भी आप फ्लैट लेते हैं तो ये ओसी सीसी आपको देखना है। और बाद में म्यूटेशन एंट्रीज देखने हैं। म्यूटेशन एंट्रीज मतलब प्रॉपर्टी का कैसा चेन ऑफ ट्रांसफर हुआ है, ये हमें पहले फ्लैट अगर हम खरीदे करते हो तो देखना चाहिए। उसके बाद अब हम कृषि भूमि एग्रीकल्चरल लैंड खरीदते हैं तो हमें पहले तो 7/12 उतारा देखना चाहिए। प्रॉपर्टी कार्ड तो नहीं रहता है एग्रीकल्चर में, 7/12 ही रहता है, इंडेक्स टू रहता है, सेल डीड्स रहता है, और कौन सा भी दूसरा विलेख रहता है जैसे कि गिफ्ट डीड हो। फिर बाद में ओसीसीसी तो फ्लैट के लिए है, कृषि को नहीं है। ये नहीं ऑर्डर अगर है क्या सनद, अगर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है तो हमें ये नहीं प्रॉपर्टी का सनद कलेक्टर जो देता है एमएलआरसी एक्ट के तहत, वो देखना चाहिए। और म्यूटेशन एंट्रीज देखनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बावजूद हमें महाराष्ट्र में संपत्ति के प्रकार के अधिकार पर दस्तावेज अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, एक फ्लैट के लिए प्रॉपर्टी कार्ड और ओसी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने, मैं आपको ये इम्पोर्टेंट इस वीडियो के लास्ट के चरण में ये बताने वाला हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने पारदर्शिता के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करा दिए हैं। ये कौन से पोर्टल है, क्या है, इसके लिए मैं आपको लिंक पे उसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा, वो वहाँ पे जाके आप सर्च ले सकते हैं। तो महाभूमि लेख पर अगर आप जाते हैं तो आईजीआर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाते हैं तो आपको पुराने सारे सेल डीड्स इंडेक्स टू हम देख सकते हैं। जैसे महाभूलेख पे जाते हैं तो हमें 7/12 देखने को मिलता है, प्रॉपर्टी कार्ड देखने को मिलता है। वहाँ पे हम जाके पुराने सेल डीड्स भी देख सकते हैं 2000 के बाद। उसके बावजूद हमें ये भी देखना है कि
हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग प्रलंबित तो नहीं है। लैंड एक्विजिशन मतलब गवर्नमेंट कभी कभी वाइडर पर्पज के लिए लैंड एक्वायर करती है, उसका प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन निकला है क्या, अवार्ड हुआ है क्या, वो हमें देखना चाहिए। और उसके बावजूद हमें कभी कभी लोन हमें उसके ऊपर क्या कहाँ पे पेंडिंग है वो भी देखने चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जो कुछ भी चर्चा की उसका सार यही है कि संपत्ति में निवेश करने से पहले उसकी कानूनी जांच में निवेश करें। अब टाइटल सर्च रिपोर्ट एक छोटा सा कदम है जो आपके भविष्य के बड़े नुकसान से बचाता है। याद रखिए, सावधान रहे, जानकारी पाए और फिर निवेश करिए। आपकी घर की सुरक्षा और उसकी शुरुआत सही जांच से शुरू होती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पहले तो प्रॉपर टाइटल सर्च रिपोर्ट निकालना है। आप खुद भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है उसका लिंक मैं आपको नीचे देने वाला हूँ, वहाँ पे आप उस वेबसाइट पे जाइए, सर्च कीजिए। नहीं तो आपके नज़दीकी लॉयर से मिलिए, उसको बोलिए कि मैं इस फ्लैट में परचेस करना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि कभी कभी आपके साथ गलत एग्रीमेंट किया जाता है। एग्रीमेंट में कुछ यूनिलैटरल क्लॉज डाले जाते हैं, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अभी टाउनशिप्स आ रही है, उसमें बिल्डर ये बताता है कि हम आपको एमिनिटीज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन क्लॉज में लिखा हो रहता है कि पूरा फेज कंप्लीट होने के बाद हम एमिनिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे हमको फंसाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स विजिबली कुछ अलग दिखाते हैं, और हमें पश्चाताप होता है कि हमें पोजीशन तो मिला है लेकिन हमारा बाकी का जो कुछ भी है वो हमें कंप्लीट करके नहीं दिया। फिर आप बाद में आप आगे जाके सिविल सूट दाखिल करते हैं, कंज्यूमर कंप्लीट हो और रेरा अथॉरिटीज के पास जाते हैं। वंस वी एक्सेप्टेड इन एग्रीमेंट, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। हमने बिल्डर को लिख के दिया है, और हम कभी कभी वो छोटे छोटे अक्षर में एग्रीमेंट टू सेल होता है वो पढ़ते भी नहीं। उसमें कुछ इंस्टॉलमेंट क्लॉज होते हैं, उसमें कुछ टर्मिनेशन क्लॉज होते हैं जो आपके अगेंस्ट है। आपको पहले वो ड्राफ्ट जो एग्रीमेंट टू सेल है वो किसी अच्छे से लॉयर से दिखाकर उसको वेरीफाई करना है कि उसमें क्या क्लॉज है। हम बिना देख के ब्लाइंड रखते हुए अगर साइन करते हैं और हम टाइटल वेरिफिकेशन नहीं करते तो निश्चित रूप से आप आगे जाके फंसने वाले। हमारे पास इस लॉ फर्म में बहुत सारे अभी केसेस आ रहे हैं कि जहाँ पे लोगों को फंसाया है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने एग्रीमेंट में वो एडमिट किया है। फिर यूनिलैटरल एग्रीमेंट का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि यूनिलैटरल क्लॉज हम, लेकिन वो डिफेंड करना पड़ता है, फिर आपको मानसिक हानि होती है। इसके लिए पहले जब कभी भी आप निवेश करें, निवेश करने से पहले वो प्रॉपर्टी लीगली क्लियर है क्या, उसके ऊपर इनकम्बरेंस कुछ है क्या, वो परचेस करने के लिए लायक है क्या, ये जरूर देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने ये वीडियो में देखा कि विशेष दस्तावेज की चेकलिस्ट में देखा कि क्या हमें चेक करना है। तो ये आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।